हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा और अंतिम पार्ट में आपको बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता में कपास का उत्पादन करने वाली ये पहली सभ्यता थी। इसके पहले मैंने आपको कई सारी सभ्यताओं के बारे में बताया था। मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी जो कि इराक में थी, मिस्र की एक सभ्यता थी जो कि इजिप्ट में थी, और चीन में भी एक सभ्यता थी जो कि पीली नदी के किनारे थी, येलो रिवर के किनारे थी। वहां पर कहीं पे भी कपास का उत्पादन शुरुआत में प्रारंभ में नहीं हुआ था, लेकिन सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले कपास की खेती होना शुरू हुई। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सभ्यता के किनारे कपास का उत्पादन सबसे पहले आरंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता में आरंभ हुआ था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसके अलावा जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक एक देश का नाम है जो कि कहां पर है? यूरोप में है, यूरोप के निचले हिस्से में। अगर आप भूमध्य सागर के पास देखेंगे तो वहां पर आपको ग्रीक दिखेगा। ग्रीक को हम यूनान भी बोलते हैं। ग्रीक को हम क्या बोलते हैं? यूनान भी बोलते हैं। यूनान और ग्रीक एक ही देश का नाम है। ठीक है ना। तो यूनान में कपास को सिंडन कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? सिंडन कहा जाता है। ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, चावल, सरसों, जौ के साथ साथ 9 तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता था। ठीक है ना। गेहूं है, चावल है, सरसों है, जौ है, इन सभी 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। सिंधु सभ्यता में नहर से सिंचाई का कोई प्रमाण नहीं मिला है। एग्जाम में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंधु घाटी से संबंधित, वो ये पूछे जाते हैं कि किन किन चीजों का प्रमाण मिला है और किन किन चीजों का प्रमाण नहीं मिला है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, या सिंधु सभ्यता जो थी वो आज से कितने वर्ष पुरानी थी। इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। उसमें यही पूछा जाता है कि किस चीज़ के प्रमाण हमको मिले हैं और किस चीज़ के प्रमाण हमको नहीं मिले। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आगे जानते हैं, पशुपालन के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इन सभी से परिचित है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और बेल से परिचित है। ये सभी पालतू जानवर होते हैं, इन सभी से परिचित है। इसके अलावा कुवड़ वाला जो सांड होता था वो उनको अत्यधिक प्रिय होता था और उसकी वो पूजन भी किया करते थे। ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुवड़ वाले सांड की पूजन किस सभ्यता में की जाती थी? सिंधु सभ्यता में की जाती थी। घोड़े व हाथी से परिचित थे, लेकिन वे उन्हें पालते नहीं थे। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब घोड़े और घोड़ों के बारे में अगर लोगों के बारे में जानकारी हो जाएगी कि घोड़े को हमें पाल सकते हैं, तो घोड़े के माध्यम से क्या होता है, आदमी लंबी दूरी तक जा सकता है। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द था। मैंने आपको बताया था कि चिनाब नदी से लेकर उत्तर में चिनाब नदी से लेकर नीचे प्रवरा नदी तक, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ऊपर चिनाब नदी से लेकर नीचे महाराष्ट्र में प्रवरा नदी तक, और पश्चिम में आपका बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, जहाँ हिंडन नदी है, वहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो अगर लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी होती तो फिर वो काफ़ी दूर तक जा सकते थे। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु तक जा सकते थे, बहुत दूर तक जा सकते थे। लेकिन लोग घोड़े के बारे में जानते तो थे, लेकिन वो उनको पालते नहीं थे। ठीक है ना। यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने वाली। इसके बाद अन्य तथ्यों के बारे में आते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी नाव से परिचित थे तथा इसका इस्तेमाल वे आंतरिक व बाहरी व्यापार के लिए किया करते थे। आंतरिक व बाहरी व्यापार से क्या मतलब है? जैसे सिंधु नदी है तो सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, झेलम है। इन सभी सहायक नदियों में नाव का प्रयोग किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। लोग आवागमन के लिए भी इस्तेमाल करते थे नदियों के अंदर, चाहे वो सिंधु नदी हो चाहे उसकी सहायक नदियां हो, और व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करते थे। साथ ही अरब सागर आप सभी जानते हैं जो कि हमारे भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है। ठीक है ना। तो अरब सागर का इस्तेमाल वो कई सारी जो दूसरी सभ्यता थी, जैसे मिस्र की सभ्यता थी मैंने आपको बताया था, या फिर इराक की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां पर व्यापार के लिए नाव का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या नाव से परिचित थे? जी हाँ, नाव से परिचित थे। नाव से क्या व्यापार किया जाता था? हाँ, नाव से व्यापार किया था। नाव से आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति को हड़प्पा से मोहनजोदड़ो तक जाना है तो उसके लिए वो नाव का इस्तेमाल कर लिया करते थे। इस सभ्यता में सोना, चांदी व अन्य धातुएं अफगानिस्तान से लाई जाती थी। ठीक है ना। सोना, चांदी व अन्य धातुएं अफगानिस्तान से लाई जाती थी, जबकि रत्न जो थे वो अधिकतर दक्षिण भारत के राज्यों से मंगाए जाते थे।
सोना चांदी जितनी भी कीमती धातुएं होती हैं वो ज़्यादातर अफगानिस्तान से मंगाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा धातुएं और सिक्के का प्रयोग नहीं किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में धातुएं सिक्के का प्रयोग नहीं। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, उसमें आपने देखा होगा कि वो कुछ बेचने के लिए आता है वहाँ पर और उसके बदले में अनाज खरीदने के लिए आता है। तो पहले के ज़माने में, जब ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जब लोगों ने नदियों के किनारे रहना शुरू किया था तो लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विनिमय का इस्तेमाल कर देते हैं। विनिमय का इंग्लिश में हम एक्सचेंज ही बोलते हैं। जैसे मुझे 10 किलो गेहूं की आवश्यकता है तो मेरे पास अगर कोई, जैसे मैं कपास की खेती करता हूं तो मैं कपास किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को बेच दूंगा, उससे फिर मैं गेहूं खरीद लूँगा। तो इस तरह वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था अपनी आवश्यकता के अनुसार। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे और उसमें किसी भी प्रकार की मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया था, किसी तरह के पैसे का या नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा समाज, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि परिवार में जो मुखिया होता है वो केवल क्या होते हैं, हमारे यहाँ पिता भी होते हैं, माता भी होते हैं। किसी के परिवार में अगर पिता का निधन हो गया तो माँ अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, तो माँ परिवार की मुखिया बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो हड़प्पा समाज था वो पूरी तरह से मात्र सत्तात्मक था, यानी परिवार का जो मुखिया होती थी वो सिर्फ और सिर्फ माँ हुआ करती थी। अगर आप आगे जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, जब आप आगे अध्ययन करेंगे तो वैदिक काल जो था वो पितृसत्तात्मक हो गया था। वहाँ पर जो परिवार के मुखिया होते थे वो कौन होते थे, पिता होते थे, ठीक है ना। इसके अलावा लिपि के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मुख्यतः मैं बोल रहा हूँ चित्रात्मक लिपि का वहाँ पर प्रयोग किया गया है। यानी कि जो लोग, मतलब जब वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता से हमको अवशेष मिले, उन अवशेषों में अधिकांश जो लोगों को बताया गया शब्दों के माध्यम से या वर्डिंग के माध्यम से समझाया गया है वो चित्रात्मक लिपि के माध्यम से समझाया गया है। इसके अलावा 2 तरह की लिपि मिली है। एक जो लिपि जो बाएं से दाईं ओर लिखी गई है और दूसरी जो दाएं से बाईं ओर लिखी गई है। बाएं से जो दाईं ओर लिखी गई है वो फारसी लिपि है। बाएं से दाईं ओर जो लिखी गई है वो कौन सी लिपि है, फारसी लिपि है। और जो दाईं से बाईं ओर लिपि लिखी गई है वह ब्राह्मी लिपि है। अब ये फारसी और ब्राह्मी से क्या मतलब है, देखिए जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब भारत और ईरान जो थे वो पड़ोसी देश थे। अगर पहले पाकिस्तान नहीं बना था तो उसके पहले भारत का पड़ोसी देश कौन था, पश्चिम में ईरान था। ईरान को पहले के ज़माने में फारस कहा जाता था। ईरान को हम क्या बोलते थे, फारस। आपने एक वीडियो गेम भी खेला होगा प्रिंस ऑफ पर्शिया के नाम से। पर्शिया इंग्लिश में बोलते हैं, फारस हिंदी में बोलते हैं और इसका बाद में नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया गया ईरान, ठीक है ना। तो ईरान की जो भाषा है वो फारसी है। जो फारसी भाषा है उसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट। जबकि जो ब्राह्मी लिपि है उसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है ना। तो फारसी और ब्राह्मी ये 2 लिपि थी। हालांकि ये 2 लिपि के अंदर आपको 2 प्रकार की लिपियां हमको मिली हैं। अवशेष जब हमने खुदाई करी हड़प्पा सभ्यता में तो हमें 2 प्रकार की लिपियां मिली हैं। हालांकि आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है ना। इसके अलावा हड़प्पा जो समाज था उसमें लोगों का संस्कार कैसे किया जाता था, अंतिम संस्कार किस प्रकार से होता था, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हड़प्पा समाज में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार होता था। पहला तो समाधिकरण होता था कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है किसी व्यक्ति के परिवार में तो उस व्यक्ति को दफना दिया जाता था। जैसे इस्लाम में होता है, ईसाइयत में होता है, क्रिश्चियनिटी में होता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको ज़मीन में दफना दिया जाता है। दूसरा होता है दाह संस्कार, जो कि हिंदू धर्म में होता है, सिख धर्म में होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसको जलाया जाता है और जो उसकी अस्थियाँ होती हैं उनको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। और तीसरा होता है आंशिक समाधिकरण। अब ये आंशिक समाधिकरण क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आंशिक समाधिकरण का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को पहले शव को उसको कहीं पर फेंक दिया जाता है कुछ समय के लिए। जब उसके शव को पशु पक्षी उसको खा लेते हैं उसको, ठीक है ना, तो जो अवशेष बचता है शव का उस शव को दफना दिया जाता है। इसको कहा जाता है आंशिक समाधिकरण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार से अंतिम संस्कार किए जाते थे। पहला है समाधिकरण। पहला क्या है, समाधिकरण। समाधिकरण का मतलब क्या होता है, दफना देना। दूसरा होता है दाह संस्कार। और तीसरा होता है आंशिक समाधिकरण। आंशिक का मतलब क्या होता है कि
कि पूरी तरह से नहीं, कुछ मतलब शरीर के कुछ अवशेष को आपने दफनाया है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लास्ट टॉपिक ये है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी आखिरकार उसका विनाश किस प्रकार से हुआ। इसके बारे में कई तरह के तथ्य दिए जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण से उसका विनाश हुआ। अलग अलग जो इतिहासकारों ने अलग अलग तथ्य दिए हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर तथ्य है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो बाढ़ के कारण से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि पहले के ज़माने में लोग उतने डैम तो बनाते नहीं थे, ठीक है ना, तो डैम नहीं बनाते थे। और सिंधु सभ्यता थी वो पूरी तरह से नदियों के किनारे फैली हुई थी। नदियों के किनारे लोग रहा करते थे और लोग बाढ़ से या बड़े पैमाने पर उतने ज़्यादा परिचित नहीं थे। तो किसी ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के कारण से ही इस सभ्यता का पूरी तरह से विनाश हो गया। अब मैं आपसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछूंगा, उन 5 सवालों के जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मेरा पहला सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आप मुझे बताएंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर था। दूसरा सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में एक बंदरगाह है, आप मुझे उसका नाम बताइए। तीसरा सवाल, सिंधु सभ्यता में जो ग्रीक के निवासी थे, जो ग्रीक के रहने वाले लोग थे, वो कपास को किस नाम से जानते थे। चौथा क्वेश्चन, सिंधु समाज जो था वो क्या था, पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक था। पांचवा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।